दोस्तों, मैं यशवंत सीआई हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों, सीखेंगे आज इसके अंदर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो यार अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। और दोस्तों, यहां पर समझते हैं इस ट्यूटोरियल में एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट को। दोस्तों, यहां पर आप देखो, आज हम डिस्कस करेंगे इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। व्हाट इज इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट? द फ्रेज enterprise risk management has become increasingly popular. It is used to encompass the tools and processes that organizations use to manage risk and ensure that they are making the best use of any opportunities they have to achieve their business objectives. अब यहां पर ये कह रहा है कि जो फ्रेज है इंटरप्राइज का, वो रिस्क मैनेजमेंट के साथ इंक्रीजिंगली पॉपुलर होता है, क्योंकि यहां पर जो वो यूज करती हैं उसको इनकपास करती हैं थ्रू डिफरेंट टूल्स और प्रोसेसेस जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज किए जाते हैं रिस्क को मैनेज करने के लिए और इंश्योर करने के लिए कि हम किस तरीके से बेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं और यहाँ पर कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको लेकर हम बिजनेस गोल्स को अचीव कर सकते हैं, बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। It is important that the information risk management specialist or auditor understands enterprise risk management, as much of their work will need to be in the context of ERM for their entity. अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है कि हम इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट को स्पेशलिस्ट जो है या फिर जो ऑडिटर है वो अंडरस्टैंड करे कि किस तरीके से इंटरप्राइज को जो है वो रिस्क मैनेजमेंट का जो है कंप्लीट डाउट है या फिर वो जो है किस तरीके से उसको ज़रूरत है उसके ऊपर काम करने की कॉन्टेक्स्ट के, जो कि है आपके पास ERM, जो कि एज अ एंटिटी यानी कि पहचान के तौर पर यूज होगा। स्ट्रेटेजिक इंटरप्राइज वाइड मैनेजमेंट प्रोसेस। ईच ऑपरेटिंग डिवीजन, फंक्शन और जियोग्राफिकल मार्केट ऑफ द बिजनेस could develop their own approach, tools and processes for risk assessment and management. However, this bottom-up approach has a number of weaknesses as this approach. अब यहाँ पर ये कहता है स्ट्रेटेजिक इंटरप्राइज वाइड मैनेजमेंट प्रोसेस, यानी कि हम जो है वो स्ट्रेटेजिक इंटरप्राइज के अंदर किस तरीके से वाइड मैनेजमेंट प्रोसेस के साथ काम कर सकते हैं, उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कहता है कि जो हर एक ऑपरेटिंग डिवीजन है, फंक्शन है, जियोग्राफिकल मार्केट है अपने बिजनेस के लिए, वो यहाँ पर डेवलप होती है अपनी खुद की अप्रोच टूल्स से। और यहाँ पर जो प्रोसेसेस होते हैं वो रिस्क असेसमेंट हो या फिर रिस्क मैनेजमेंट हो, वो आपके पास बॉटम अप अप्रोच होती है उस नंबर ऑफ वीकनेस की जो कि हम देख सकते हैं उसके अंदर उस अप्रोच को परस्यू करते टाइम। ये है हमारे पास स्ट्रेटेजिक इंटरप्राइज वाइड मैनेजमेंट प्रोसेस। अब हमारे पास आएगा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। विल आइडेंटिफाई रिस्क स्पेसिफिक फॉर ईच लोकेशन, दिस मे बी टू ग्रैन्युलर and of little or no consequence to the organization as a whole. अब यहाँ पर जो है ये आइडेंटिफाई करोगा रिस्क को स्पेसिफिकली उस लोकेशन के ऊपर जहाँ पर उसे ग्रेनुअल या फिर मान लो लिटिल कॉन्सिक्वेंसेज है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सारा जो है उस रिस्क की वजह से प्रॉब्लम में आ सकता है। is expensive to deploy as resources are required to develop the methodology for each location. अब यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि हम उसको डिप्लॉय करें और आपके पास जो रिसोर्सेज हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं डेवलप करने के लिए डिफरेंट मेथडोलॉजीज को अलग लोकेशन के या फिर सारी लोकेशन के लिए। is not standard different levels of efforts will be made at each location, probably not related to the overall impact of the risk on the organization as a whole. अब यहाँ पर जो है ये कहता है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड जो आपके पास डिफरेंट लेवल्स हैं जिसके अंदर एफर्ट्स होती हैं और यहाँ पर उस लोकेशन के ऊपर प्रोबेबली जो है हम यहाँ पर रिलेटेड ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो रिस्क का नहीं होता, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंप्लीट तरीके से हो सकता है। इट विल बी डिफिकल्ट टू कंसोलिडेट findings for the organization as a whole and relate them to the strategic business risk. अब यहाँ पर हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इसको कंसोलिडेट करना कि हम किस तरीके से ढूंढ सकते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कंप्लीट तरीके से और यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं उस स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिस्क को जो कि हो सकता है। As a result of the above, enterprise risk management seeks to provide a standard approach across the enterprise. This will include the tactical and डिविजनल रिस्क विद इन द ओवरऑल स्ट्रेटेजिक रिस्क मैनेजमेंट। अब यहाँ पर ये कहता है कि इसका जो रिजल्ट है वो कुछ ऊपर इस तरीके से है कि हमारे पास जो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट है वो देखता है उस चीज़ को या फिर वो ढूंढता है
उस चीज़ को जो कि प्रोवाइड कर सके स्टैंडर्ड अप्रोच अक्रॉस द इंटरप्राइज। और यहाँ पर वो जो है इंक्लूड करता है टेक्टिकल और डिवीजन रिस्क। टेक्टिकल यानी कि जो आपके पास चालाकी से जो काम किया होता है, जो आपके पास यहाँ पर चतुराई से जो काम किया होता है उसको बोलते हैं टेक्टिकल, और जो डिवीजन रिस्क है आपके पास और जो आपके पास ओवरऑल स्ट्रेटेजिक रिस्क मैनेजमेंट है उसको कंट्रोल कर सके। आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क। वी कुड जस्ट आस्क एनीवन in the organization to provide a list of risk. The bottom up approach would provide description of risk that the individual consider to be important. The coffee machine may not work, or I am unable to open my office, which while is important to the individual are less important to the organization as a whole. The risk will tend to be operational and tactical rather than strategic. अब यहाँ पर जो है ये कहता है कि आइडेंटिफाई किस तरीके से करें हमारे रिस्क के पोटेंशियल को, यानी कि कितने हद तक उसका पोटेंशियल है कि रिस्क जो है वो कितने बुरे तरीके से आ सकता है। यहाँ पर आप देखो, वी कुड जस्ट आस्क एवरीवन, यानी कि हम जो है सिर्फ पूछ सकते हैं सभी से कि ऑर्गेनाइजेशन है तो जो आपके पास लिस्ट ऑफ रिस्क है वो किस तरीके के हैं, और जो बॉटम अप अप्रोच है हमारी वो ये है कि हम प्रोवाइड करेंगे डिस्क्रिप्शन उस रिस्क के बारे में जो इंडिविजुअल्स हैं ताकि वो कंसीडर कर सकें, इंपॉर्टेंट कंसर्न्स कर सकें। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कॉफ़ी मशीन्स हैं जो कि काम नहीं कर रही है, फिर आपके पास जो है यहाँ पर मैं जो है वो अपने ऑफिस में नहीं जा पा रहा हूँ, या फिर मान लो आपके पास और इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स जो कि लेस इंपॉर्टेंट काम है उनको छोड़कर वो उस रिस्क के ऊपर फोकस करें जो कि काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियली जो है हार्म कर सकता है उस कंप्लीट एंटरप्राइज या फिर कंपनी को, और वो जो है प्रॉब्लम आ दे सकता है। इसी तरीके से रिस्क विल टेंड टू बी ऑपरेशनल एंड टेक्टिकल रेदर देन स्ट्रेटेजिक। अब यहाँ पर जो रिस्क है वो बेसिकली डायरेक्टली टेंड करता है ऑपरेशनल, और आपके पास जो टेक्टिकल है रेदर देन कि वो स्ट्रेटेजिक हो। In the early days of SOX implementation, some organizations found themselves with hundreds of risks, only a few of which were relevant to financial reporting and hence the act. This approach also leads to be duplication and risk that are worded inconsistently, making them very difficult to consolidate and assess at the entity level. अब यहाँ पर ये कह रहा है कि इन द अर्ली डेज, यानी कि जो पहले के टाइम थे उसके अंदर जो सॉक्स की इम्प्लीमेंटेशन थी उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि आपके पास जो है 100 ऑफ रिस्क हैं और आपके पास जो है सिर्फ फ्यू ऑफ देम जो है रेलेवेंट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से, और आपके पास जो एक्ट लिया गया वो ये था। दिस अप्रोच also leads to duplication and risk that are wondered inconsistently, मेकिंग देम वेरी डिफिकल्ट। अब यहाँ पर जो अप्रोच थी लीड्स करने की डुप्लीकेशंस की, और जो रिस्क थे आपके पास जिससे अब यहाँ पर वर्डेड थे इनकंसिस्टेंटली, यानी कि वो कंसिस्टेंट थे उसके साथ हम इनकंसिस्टेंट थे, जो बना रहे थे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे थे, कॉन्सोलिडेटर्स को, आपके पास एंटिटी लेवल्स को, इन सभी को जो है वो यहाँ पर टॉलरेट कर देते हैं, फिर मान लो यहाँ पर जो है इसको वॉयलेट कर रहे थे। ये हमारे पास रिस्क थे जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जिसको हम आइडेंटिफाई कर सके पोटेंशियल रिस्क से। अब आ गए हम यहाँ पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। We cannot treat all risks the same and indeed do not need to. Only need to address those with a potential significant impact. The extent of review and mitigation should be commensurate to the level of risk impact. अब यहाँ पर जो है हमारे पास सिग्निफिकेंट लेवल, यानी कि जो सिग्निफिकेंट लेवल है वो क्या कहता है कि भाई वी कैन नॉट ट्रीट ऑल रिस्क द सेम, यानी कि हम जो है सारे रिस्क को एक तरह ट्रीट नहीं कर सकते, यानी कि एक तरह जो है उसको देख नहीं सकते। इंडीड बजाय उसके कि हम यहाँ पर जो है उसको सभी को जो है हमारी जरूरत नहीं है, यानी कि हम जो है उसको पर्सनली डिफरेंट तरीके से जो है वो टैकल करें। वी ओनली नीड टू एड्रेस दोज विद अ पोटेंशियल सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। हम जो है उसको, हमें ज़रूरत है कि हम उन सभी को एड्रेस करें पोटेंशियल सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट के साथ। द एक्सटेंट ऑफ रिव्यू एंड मिटिगेशन शुड बी कॉमेंसुरेट टू द लेवल ऑफ रिस्क इम्पैक्ट। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये जो है वो एक्सटेंड करें रिव्यूज़ को, जैसे कि आपके पास यहाँ पर मिटिगेशन है जो कि कॉमेंसुरेट कर रहा है उस लेवल को रिस्क के जो कि इम्पैक्ट कर रहा है। मैनेज दैम विद द एंटिटीज रिस्क एपेटाइट। कोसो इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क डिफाइंस रिस्क एपेटाइट एज फॉलोज। अब यहाँ पर जो सोसो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड है उसने फ्रेमवर्क जो है वो डिफाइन किया है, और वो रिस्क एपेटाइट जो है वो कुछ इस तरीके का है। द अमाउंट ऑफ रिस्क ऑन अ बोर्ड लेवल एंड एंटिटी इज विलिंग टू एक्सेप्ट इन परस्यूट ऑफ वैल्यूज। अब यहाँ पर जो अमाउंट है वो जो अमाउंट ऑफ रिस्क है बेसिकली वो ब्रॉड लेवल यानी कि काफ़ी बड़े लेवल पे जो है वो उसकी पहचान के अंदर चाह के एक्सेप्ट करें उस वैल्यू को या फिर परस्यू करें। It reflects the entity risk management philosophy and in turn influences the entity's
कल्चर एंड ऑपरेटिंग स्टाइल। अब यहाँ पर जो है हमारे पास ये रिफ्लेक्ट करेगा आपकी एंटिटी यानी कि जो पहचान है उसकी रिस्क की मैनेजमेंट को, और आपके पास जो फिलॉसफी है और जो आपके पास उसको तब्दील करेगा, यानी कि इन्फ्लुएंस का मतलब है दबाव करने के, उसके ऊपर जो इन्फ्लुएंस होगा एंटिटी के ऊपर, जैसे कल्चर है आपके पास, ऑपरेटिंग स्टाइल है किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को। रिस्क appetite guides resource allocation. Risk appetite assists the organization in aligning the organization, pupils, and processes in designing the infrastructure necessary to effectively respond to and monitor risk. अब यहाँ पर जो रिस्क है वो एपिटाइट गाइड यहाँ पर रिसोर्सेज अलोकेट कर रहा है, और यहाँ पर जो रिस्क है बेसिकली वो रिस्क एपिटाइट एज अ असिस्टेंट या फिर एक असिस्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को अलाइनिंग उस ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे उसको अलाइन करता है, जैसे कि आपके पास लोग हैं, प्रोसेस हैं, डिफरेंट डिजाइनिंग है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास लगा रखा है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो नेसेसरी है कि उसको अफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करे और मॉनिटर करे उस रिस्क को जो कि उसके अंदर आ सकते हैं। तो ये हमारे पास है यहाँ पर कॉन्सेप्ट कि हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं विद इन द एंटिटी रिस्क एपिटाइट। यहाँ पर हम आइडेंटिटी, एंटिटी मतलब पहचान के रिस्क को हम किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। Each entity will have its own risk appetite based on history, the sector, business that it operates in. अब यहाँ पर जो हमारे पास हर एक की पहचान है उसका एक अपना ही रिस्क है, और यहाँ पर बेस्ड करता है वो हिस्ट्री के ऊपर। जैसे कि आप मान लो कोई हैकर है तो वो आपकी जो पहचान है उसका पता वो पीछे से लगाया, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास अर्ली लाइफ थी, आपने अर्ली लाइफ क्या क्या किया, ये सारी आपकी जो कंप्लीट हिस्ट्री है बेसिकली उसके बारे में जो है वो पहले पता लगाएगा, उससे उसको आगे आने वाले सिचुएशन के बारे में जो है वो प्रिडिक्शन करने में हेल्प होगी। तो ये है हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट। जनरली एंटरप्रेन्योरशिप organization would be expected to take more risk because of the greater business opportunities available to them and competition to be the first in the market. अब यहाँ पर जनरली देखा गया है जो एंटरप्रेन्योर जो आपके पास होते हैं, एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सपेक्टेड होता है कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्क होंगे, क्योंकि वो जो है काफ़ी ग्रेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को जो है जो कि अवेलेबल हैं उसको टैकल करते हैं, और यहाँ पर जो कंपटीशन है वो सबसे पहले मार्केट के अंदर निकल के आता है। एस्टेब्लिश्ड बिजनेस विल take fewer risk because they have more to lose. अब जो established businesses होते हैं उसको यहाँ पर काफ़ी फेवर रिस्क होते हैं, यानी कि वो जो है established होती हैं पैसे में, वो जो उसको यहाँ पर जो काफ़ी मैं बोलूँगा ना लूज होने का डेटा खतरा होता है वो यहाँ पर ज़्यादा होता है, क्योंकि वो established होती हैं। The appetite for risk should be standard across an organization and should be embedded in its DNA. If there is too much anatomy for risk, the whole business could be brought down by the activities in a particular area. अब यहाँ पर जो एपिटाइट है उसका रिस्क बेसिकली स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, जो स्टैंडर्ड होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के होता है, और यहाँ पर जो एम्बेडेड है आपके पास, एम्बेडेड मतलब जो आपके डीएनए के अंदर एम्बेडेड होता है। इफ देर इज टू मच एनाटॉमी ऑफ रिस्क, यानी कि इधर जो है आपके पास बहुत सारी जो है वो रिस्क की पॉसिबिलिटीज हैं, और यहाँ पर जो है होल बिजनेस जो आपके पास कंप्लीट बिजनेस है कुड बी ब्रॉट डाउन बाय द एक्टिविटीज इन अ पर्टिकुलर एरिया। वो जो है सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ एक्टिविटीज की वजह से वो जो है आपके कंप्लीट बिजनेस को नीचे लेकर आ जाएगा उस एक्टिविटीज के साथ जो कि आपने कर रखी है। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट सीक्स टू आइडेंटिफाई द रिस्क एपिटाइट फॉर द एंटिटी as a whole and ensure that it is communicated aligned throughout the entity and compiled with via the entity's corporate governance frameworks. अब यहाँ पर जो enterprise risk management है वो देखता है, आइडेंटिफाई करता है रिस्क एपिटाइट को, उसकी आइडेंटिटी उसकी पहचान को ढूंढने के लिए पूरे तरीके से, और यहाँ पर इंश्योर करता है कि वो किस तरीके से कम्युनिकेट करें, अलाइन करें थ्रू आउट द एंटिटी, पूरी तरीके से उसको जो है वो देख सके और यहाँ पर कंपाइल कर सके वाया उसकी आइडेंटिटीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क के थ्रू। ये जो है ये हमारे पास यानी कि रिस्क के अंदर जो रिस्क दे रहा है, फिर जो मान लो रिस्क जिसके ऊपर आने वाला है उसकी पहचान यहाँ पर हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉमन ईआरएम फ्रेमवर्क्स, अब हम बात करेंगे कॉमन ईआरएम फ्रेमवर्क्स के बारे में। सोसो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फ्रेमवर्क इज सोसो। अब यहाँ पर जो आपके पास मोस्ट कॉमनली यूज्ड और जो इंटरनेशनली और रिकॉग्नाइज्ड फ्रेमवर्क है वो है सोसो। द कमेटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ट्रेडवे कमीशन सोसो इज अ जॉइंट इनिशिएटिव टू प्रोवाइड thought leadership through the development of frameworks and guidance on enterprise risk management, internet control and fraud detection. ये जो है
आपके पास ये कमेटी थी जिसने स्पॉन्सर की थी उस ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेडवे कमीशन के साथ, और यहाँ पर हमारे पास ज्वाइन किया था एक इनिशिएटिव जो कि प्रोवाइड करेगा एक सोच को, लीडरशिप की सोच को, जो कि हम यहाँ पर डेवलपमेंट कर सकते हैं फ्रेमवर्क्स की, और गाइड करेंगे हम इंटरप्राइज को किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट कर सकती है, जो है इंटरनल कंट्रोल कर सकती है और फ्रॉड डिटेक्शन कर सकती है। इट वॉज फॉर्म्ड इन द यूएस आफ्टर द ट्रेडवे कमीशन इशूड अ रिपोर्ट ऑफ फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन इन अक्टूबर 1987। अब यहाँ पर ये जो है वो फॉर्म हुई यूएस के अंदर, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, आफ्टर ट्रेडवे कमीशन, यानी कि ट्रेडवे कमीशन ने जो है एक रिपोर्ट को फाइंड आउट किया और रिकमेंड किया अक्टूबर 1987। उसके बाद रिपोर्ट ऑफ द नेशनल कमीशन ऑन फ्रॉडुलेंट financial reporting, it is the framework most commonly used by organizations that have to comply with the Sarbanes-Oxley Act and is also commonly used within the public sector। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारे पास जो आपके पास रिकमेंडेशन थी वो हुई थी अक्टूबर 1987 में, और वो जो रिपोर्ट थी वो हुई थी हमारे पास नेशनल कमीशन फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ, और यहाँ पर इसने जो है वो फ्रेमवर्क के थ्रू मोस्ट कॉमनली जो यूज होने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कंप्लाई किया था कि जो आपके पास सर्बेंस ऑक्सले एक्ट है उसके थ्रू। यहाँ पर हमारे पास जो कॉमनली यूज्ड विद इन द पब्लिक सेक्टर, यानी कि जो कॉमनली यूज होने वाले जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आपके पास पब्लिक सेक्टर्स के अंदर होती हैं, उसके साथ जो है यहाँ पर ये यूज हुआ। ये है हमारे पास पहला फ्रेमवर्क जो कि था सोसो, और यहाँ पर ये किस तरीके से आया ये हमने सब डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं यहाँ पे, सोसो प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ गाइडेंस ऑन रिस्क मैनेजमेंट, द मोस्ट फेमस ऑफ विच इज अ क्यूब विच वॉज अपडेटेड इन 2012। अब यहाँ पर जो सोसो है वो प्रोवाइड करता है वाइड रेंज ऑफ गाइडेंस हमारे रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, और यहाँ पर जो है द मोस्ट फेमस ऑफ विच इज अ क्यूब। अब यहाँ पर इसमें जो मोस्ट फेमस है वो है क्यूब, क्योंकि वो अपडेट होता है हमारे पास 2012 में, कि विच वॉज अपडेटेड इन 2010, क्योंकि वो जो है वो अपडेट हो गया था 2012 में। देयर आर अ नंबर ऑफ क्रिटिक्स ऑफ सोसो सिटिंग इट्स कॉम्प्लेक्सिटी एंड इट्स बेसिस ऑन प्रिंसिपल्स। अब यहाँ पर जो आपके पास नंबर ऑफ क्राइटेरिया है, जैसे कि आपका सोसो है वो सीटिंग का कॉम्प्लेक्सिटी, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल जो है वो देखने के थे। However, it is still the most widely used and attempts to provide an alternative from the Institute of Management Accountants। अब यहाँ पर जो है ये हमारे पास अभी भी मोस्टली वाइडली जो है वो यूज किया जाता है, अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको प्रोवाइड करने के लिए ऑल्टरनेटिव, जो कि किया यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के अंदर, हैव जनरली फेल्ड, लेकिन वो जो है यहाँ पर जनरली फेल हो गया। इन माई व्यू सोसो इज अ यूजफुल टूल लाइक ऑल टूल्स, इट्स बेनिफिट्स डिपेंड ऑन हाउ इट इज अप्लाइड इन प्रैक्टिस। अब यहाँ पर ये कहता है कि मेरे नजरिए के अंदर जो सोसो है बेसिकली वो यहाँ पर काफी ज्यादा यूजफुल टूल है अदर टूल्स के हिसाब से, और यहाँ पर बेनिफिट है जब वो डिपेंड करे कि हम किस तरीके से उसको किस प्रैक्टिस के अंदर अप्लाई करेंगे, यानी कि अप्लाई करने की क्या स्ट्रेटेजी होगी। द फॉलोइंग इज एन ओवरव्यू टू गिव अ टेस्ट ऑफ द फ्रेमवर्क, फर्दर इंफॉर्मेशन इज वाइडली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इंक्लूडिंग सोसो ऑन वेबसाइट रेफरेंस्ड अबव। अब यहाँ पर हमारे पास जो फॉलोइंग ओवरव्यू लेकर हम, तो यहाँ पर जो आपके पास ये टेस्ट प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क वो है फर्दर इंफॉर्मेशन, जो कि वाइडली अवेलेबल है आपके पास इंटरनेट के ऊपर इंक्लूडिंग सोसो और उसकी अदर वेबसाइट्स, जिससे यहाँ पर रेफरेंस कर सकते हो उसके ऊपर। द एक्स एक्सिस ऑफ द सोसोज क्यूब shows 3 categories operations, reporting and compliance। अब यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है सोसोस के अंदर, सोसो क्यूब के अंदर बेसिकली वो शो करता है 3 कैटेगरीज को, जिसमें ऑपरेशन, रिपोर्टिंग और कंप्लायंस ये तीनों आते हैं। इसी तरीके से अर्ली वर्जन हैड अ 4th कैटेगरी स्ट्रेटेजिक। अब यहाँ पर जो आपके पास इसके पहले यानी कि जो पुराने वर्जन थे उसके अंदर आपके पास 4 कैटेगरीज थी जो कि स्ट्रेटेजिकली यूज कर रहे थे। The y-axis shows 5 components of ERM। अब यहाँ पर जो x एक्सिस है उसको हमने बता दिया कितने कंपोनेंट्स हैं, हम बात करेंगे y एक्सिस के बारे में कि वो कितने कंपोनेंट्स यानी कि टोटल 5 कंपोनेंट्स हैं ERM के, वो यहाँ पर दे रहा है। कंट्रोल इन्वायरमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग एक्टिविटी, ये सारे जो है आपके पास यहाँ पर इसके जो है कंप्लीट कंपोनेंट्स है ERM। अर्ली वर्जन हैड 8 कंपोनेंट्स। अब यहाँ पर जो इसके पहले थे वो कितने थे, अभी इसके 5 हो गए, पहले कितने थे 8 थे। इसी तरीके से हमारे पास द Z एक्सिस रिप्रेजेंट द 4 लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर इसी तरीके से 3 लेवल्स हैं X, Y, Z, तीनों के अंदर सब ऑप्शंस हैं हमारे पास जो कि हमने डिस्कस किया है। अब हम आ गए यहाँ पे
Z एक्सिस रिप्रेजेंट द 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर जो Z एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे पास 4 लेवल्स को जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर है, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर एंटिटी है, डिवीजन है, ऑपरेशंस है और फंक्शंस है। द क्यूब स्ट्रक्चर डेमोन्स्ट्रेट द इंटरेक्शन बिटवीन द कैटेगरीज, कंपोनेंट्स एंड लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर हमारे पास जो क्यूब है, बेसिकली जो क्यूब स्ट्रक्चर है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है आपके पास इंटरेक्शन को बिटवीन कैटेगरीज, कंपोनेंट्स और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यह है हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट। द 5 कंपोनेंट्स रिस्क कंपोनेंट्स फॉर्म अ सीक्वेंस आर लाइकली टू बी कंप्लीटेड इन दैट ऑर्डर। सबसे पहला कंपोनेंट की बात करते हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट। द कंट्रोल एनवायरनमेंट समटाइम्स रेफर टू एज टोन एट द टॉप असिस्ट द कॉन्टेक्स्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस कमिटमेंट टू कंट्रोल, एथिकल वैल्यूज एंड ओवरऑल इंटेग्रिटी। अब यहाँ पर जो हमारे पास कंट्रोल एनवायरनमेंट है वो समटाइम्स रेफर किया जाता है टोन एट द टॉप, और यहाँ पर असिस्ट करता है उस कॉन्टेक्स्ट को जो कि ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट के अंदर कंट्रोल कर दिया, एथिकल वैल्यूज के अंदर कंट्रोल कर दिया, और यहाँ पर हमारे पास ओवरऑल इंटेग्रिटी कैसी है। It should be demonstrated through all levels of an organization, starting with the बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड देयर इंडिपेंडेंस एंड गाइडेंस। अब यहाँ पर हमारे पास जो कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करें कि हमारे पास किस किस लेवल की तरह के ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि स्टार्ट हो गया आपके पास यहाँ पर बोर्ड डायरेक्टर से, आपके पास जो है इसकी इंडिपेंडेंस थी, इनकी गाइडेंस थी, और जो यहाँ पर बोर्ड था वो यहाँ पर अदर गवर्नेंस लेवल, यानी कि जो आपके पास द बोर्ड और द अदर गवर्नेंस लेवल ऑफ एन एंटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवेल्युएशन। अब यहाँ पर जो हमारे पास बोर्ड था और जो हमारे पास अदर गवर्नेंस लेवल थे जिसके अंदर पहचान हो सकती थी, वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल थे उसकी इवेल्युएशन के, डायरेक्शन के, हाई लेवल मॉनिटरिंग के, उस गवर्नमेंट की और यहाँ पर कंट्रोल्स की जो कि उसकी पहचान रख रही थी। द बोर्ड शुड बी डायरेक्ट the entity's level of control and also ensure adequate monitoring is in place to provide compliance with this agreed control environment। अब यहाँ पर हमारे पास जो बोर्ड है बेसिकली वो डायरेक्ट कर रहा है हमारे पास एंटिटी लेवल ऑफ कंट्रोल्स को, और यहाँ पर जो है वो इंश्योर कर रहा है एडवोकेट मॉनिटरिंग को, जो कि प्लेस करिए, प्रोवाइड करिए कंप्लायंस हमारे एग्रीड कंट्रोल एनवायरनमेंट के ऊपर। अंडर द डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड, management are responsible for planning, building, running and day-to-day monitoring of the processes of the entity including governance and risk management control processes। अब यहाँ पर हमारे पास जो है अंडर द डायरेक्शन, यानी कि जो बोर्ड की डायरेक्शन है उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे पास जो मैनेजमेंट थी वो रिस्पॉन्सिबल थी प्लानिंग के लिए, बिल्डिंग के लिए, रनिंग के लिए और डे टू डे मॉनिटरिंग के लिए कि किस तरीके से प्रोसेस जो है कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन का, एंटिटी का, वो किस तरीके से यहाँ पर रन कर रहा है, पहले जो स्ट्रेटजी क्या है उसको कंप्लीट करने की, इंक्लूडिंग गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल प्रोसेसेस। और यहाँ पर जो आपके पास गवर्नेंस थी और जो आपके पास रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल था उसको भी यहाँ पर प्रोसेस को इंक्लूड किया गया था। मैनेजमेंट शुड reflect this with appropriate structures and reporting to ensure that all individuals in the entity are aware of the control environment and that there is a culture to ensure individual accountability for internal control। अब यहाँ पर हमारे पास जो मैनेजमेंट थी वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही थी appropriate structures को, और यहाँ पर जो appropriate structures थे वो रिपोर्ट कर रहे थे इंश्योर करने के लिए कि हमारे पास जो सारे इंडिविजुअल्स हैं उनकी जो कंप्लीट एंटिटी है उससे वो अवेयर हैं कि वो किस तरीके से कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर और यहाँ पर उसके अंदर जो हमारा कल्चर था उसको इंप्रूव किस तरीके से, यानी कि जो उसको इंश्योर है इंडिविजुअल्स अकाउंटेबिलिटी के अंदर वो इंटरनल कंट्रोल के साथ कैसे यूज करें और उसको कैसे सेव रखें। ये है हमारे पास यहाँ पर कंट्रोल एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट, और यहाँ पर हमने उसको समझ लिया। अब हम आते हैं यहाँ पे आप देखो द IT function is not an exception, it also needs to comply with the control environment by applying the entity's policies, procedures, guidelines and monitoring arrangements to its own controls। अब यहाँ पर जो IT function है वो कोई exception नहीं है, कोई गलती नहीं है, बल्कि यहाँ पर उसकी ज़रूरत थी कि उसको हम comply करें हमारे कंट्रोल environment के साथ, उसको अप्लाई करें एंटिटीज पे, पॉलिसीज पे, प्रोसीजर्स पे, गाइडलाइंस पे, और यहाँ पर जो हमारे पास मॉनिटरिंग अरेंजमेंट्स है उसके साथ ताकि वो हम कंट्रोल कर सकें खुद से। रिस्क असेसमेंट, इन ऑर्डर टू एक्सेस रिस्क द एंटिटी first needs to be clear what it is trying to achieve and ensure that this is understood by all। अब यहाँ पर जो हमारे पास इन ऑर्डर टू एसेस रिस्क है वो यहाँ पर सबसे पहले एंटिटी है जिसको हमें ज़रूरत है क्लियर करने की, और यहाँ पर हम ट्राई करें उसको अचीव करने की, और यहाँ पर इंश्योर करें कि हम किस तरीके से उसको यहाँ पर समझ सकते हैं सारे तरीकों से। इट इज़ देन पॉसिबल टू एसेस द रिस्क रिलेटिंग
to these objectives across the entity so that appropriate management arrangements such as controls can be introduced. अब यहाँ पर हमारे पास जो कंप्लीट यहाँ पर एसेस थे, जैसे कि आपके पास यहाँ पर रिस्क था जिसको यहाँ पर रिलेट किया ऑब्जेक्टिव्स जो थे हमारे डिफरेंट अक्रॉस द एंटिटी, और हमारे पास जो अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट अरेंजमेंट्स थे उसको जैसे कि आपके पास कंट्रोल्स हैं और आपके पास जिस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाना है वो है. द रिस्क असेसमेंट will also depend upon the control environment of the entity, particularly their risk appetite. अब यहाँ पर जो हमारे पास रिस्क असेसमेंट थी उसके अंदर हम डिपेंड थे किसके ऊपर, हमारे कंट्रोल एनवायरनमेंट के ऊपर, उसके अंदर हमारी एंटिटी थी. पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो रिस्क एपिटाइट था. दिस विल इंक्लूड द रिस्क ऑफ फ्रॉड और अदर इरेगुलरिटी एंड ऑल्सो कंसीडर हाउ द रिस्क में चेंज ओवर टाइम. अब यहाँ पर जो है इसके इंक्लूड होने के बाद हम जो है यहाँ पर जो हमारा बेसिकली फ्रॉड है, जो रिस्क ऑफ फ्रॉड है वो यहाँ पर होगा, और यहाँ पर हमारे पास जो अदर इरेगुलरिटीज हैं जिसको हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे उसके साथ कि किस तरीके से रिस्क जो है वो यहाँ पर हो सकता है ओवर टाइम, यानी कि टाइम के साथ किस तरीके से जो है किसी भी वक्त रिस्क आ सकता है, किसी भी वक्त इसका प्रॉब्लम हो सकता है. Risk assessments usually start at the board and then filter down through all levels of management. अब यहाँ पर जो रिस्क असेसमेंट्स है वो यूजुअली स्टार्ट होती है बोर्ड से और यहाँ पर फिल्टर डाउन होती है थ्रू ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि सारे मैनेजमेंट लेवल से फिल्टर होकर फिर आती है. टिपिकली आप Broad will review the top risk faced on an annual basis using workshops and a risk heat map. अब यहाँ पर जो हमारे पास एक बोर्ड है जो कि रिव्यू कर रहा है आपके पास टॉप रिस्क फेस्ड, जो कि एनुअल बेसिस के ऊपर आप यहाँ पर वर्कशॉप्स हो, यहाँ पर आपके पास रिस्क के हीट मैप्स हो, उससे आप विजुअलाइज कर सकते हो आपके रिस्क की जो कंप्लीट अकाउंट्स हैं, जो रिस्क की कंप्लीट स्ट्रेटेजी, जो बेसिकली रिस्क का कंप्लीट स्पाइक है उसको. As we saw in a risk assessment is based on likelihood or probability of an event and the likely impact. अब यहाँ पर जो हमारे पास जैसे कि हम देख रहे हैं कि भाई हमारे पास जो यहाँ पर रिस्क असेसमेंट है वो बेस कर रही है यहाँ पर लाइकलीहुड, यानी कि हमारे पास ये हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है या फिर शुबा है कि यहाँ पर जो है हम इस इवेंट को देख सकते हैं. प्रोबेबिलिटी जो है वो बेसिकली कंडीशन पे डिपेंड करती है कि हाँ इसकी मतलब सिचुएशन पे डिपेंड करती है, इवेंट पे डिपेंड करती है कि इतना इवेंट, अगर मान लो कि मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो हमारे पास मान लो कि अगर मैं कहता हूं कि भाई बादल जो है वो बहुत सारे आए हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ पर बारिश करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर बादल बहुत सारे आए हैं. तो इवेंट क्या है? इवेंट है बादल का आना, और जो बारिश है वो है प्रोबेबिलिटी के जो है उसने बारिश करनी है, क्योंकि मैंने प्रेडिक्शन कर ली कि हाँ इतनी प्रोबेबिलिटी है, इतने बादल आ गए, इसका मतलब इतनी तेज बारिश हो सकती है. एंड देन लाइकली इंपैक्ट. Any risk assessment for IT needs to follow the same approach, and any risk identifier should be referenced to the higher level strategic risk. अब यहाँ पर हमारे पास जो जितने भी आपके पास यहाँ पर जो असेसमेंट्स हैं आपकी आईटी नीड्स के लिए जो कि आप फॉलो कर रहे हो सेम अप्रोच के साथ, और यहाँ पर कोई भी तरह का रिस्क जिसको आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो उसके रेफरेंस है कि वो किस तरीके का हाई लेवल स्ट्रेटेजिक रिस्क है, या फिर उस लेवल के हिसाब, उस लेवल ऑफ रिस्क के हिसाब से आप किस तरीके से स्ट्रेटेजी बना सकते हो. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन. द असेसमेंट ऑफ रिस्क, मॉनिटरिंग ऑफ एक्टिविटीज. अब यहाँ पर जो हमारे पास असेसमेंट है रिस्क की, जो मॉनिटरिंग्स हैं एक्टिविटीज की, ऑल रिक्वायर द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑब्टेन और जनरेट रेलेवेंट हाई क्वालिटी डेटा और इंफॉर्मेशन. अब यहाँ पर ये जो है वो सारी रिक्वायर्ड होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ताकि वो ऑब्टेन कर सकें, जनरेट कर सकें रेलेवेंट हाई क्वालिटी डेटा और इंफॉर्मेशन. Information is also generated internally to ensure all boards, members and staff are aware of the control environment and their responsibilities. अब यहाँ पर जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो जनरेट हो रही है इंटरनली, और वो इंश्योर कर रही है कि जो बोर्ड के मेंबर्स हैं, जो आपके स्टाफ्स हैं, वो अवेयर है कंट्रोल एनवायरमेंट से और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि अपनी जिम्मेदारियों से. Information risk management specialists or auditors will often be involved in reviewing the accuracy and completeness of this information and the systems and processes by which it is obtained. अब यहाँ पर हमारे पास जो इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं और जो हमारे पास ऑडिटर्स हैं वो इन्वॉल्व कर रहे हैं हमारे पास कि हम यहाँ पर रिव्यू करें कि किस तरीके की एक्यूरेसी है, कितनी कंप्लीशन रेट है यहाँ पर इंफॉर्मेशन का, और सिस्टम्स जो है वो किस तरीके का और किस तरीके का प्रोसेस है जो कि हम यहाँ पर ऑब्टेन कर रहे हैं. Monitoring activities.
Monitoring activities is important to ensure that we can evaluate the effectiveness of the controls in mitigating risk. अब यहाँ पर जो monitoring activities है वो important है कि हम उसको ensure कर सकें, किस तरीके से हम उसको evaluate कर सकते हैं effectively, और यहाँ पर control कर सकते हैं, mitigating कर सकते हैं, mitigate कर सकते हैं basically control करके risk को. This help to identify gaps or other control failures so that they can be remediate. Monitoring also ascertain whether the components of internal control are present and functioning across the whole entity. Effective monitoring relies on clear lines of accountability and responsibility and quality mechanism to ensure कंसिस्टेंसी. अब यहाँ पर हमारे पास ये जो है वो मदद करता है आइडेंटिफाई करने के लिए गैप्स को और अदर जो आपके पास कंट्रोल फेलियर्स हैं उनको, सो दैट आप यहाँ पर जो है रीमीडिएट जो है वो कर सकते हो कि आप जो उसको सेट कर सकते हो. मॉनिटरिंग ऑल्सो असेंड वेदर द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल. आपके पास जो मॉनिटरिंग है वो बेसिकली ऑल्सो जो है आपके यहाँ पर कंपोनेंट्स है जो कि इंटरनली कंट्रोल कर रहे हैं, आपके पास जो प्रेजेंट है, और फंक्शनिंग है जो कि अक्रॉस द होल एंटिटी आप यहाँ पर कर रहे हो, और इफेक्टिवली मॉनिटरिंग जो है वो रिलाय कर रही है आपके पास क्लियर लाइंस के अंदर, जिसके आपके पास यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्वालिटी मैकेनिज्म है जो कि इंश्योर करेगी कंसिस्टेंसी को. ये हो गए कॉन्सेप्ट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन और मॉनिटरिंग एक्टिविटीज. अब हम आ गए यहाँ पे. Larger organization will generally use automated tools to ensure that the all control activity is monitored on an ongoing basis. अब यहाँ पर जो larger organizations है वो generally जो है वो automated tools को use करती है ensure करने के लिए कि किस तरीके से उनकी activities controlled हैं और monitor हैं ongoing basis के ऊपर. This will include a level of control, self-assessment and additional independent quality reviews to ensure consistency and integrity of monitoring. Information risk management specialists will be using these tools to monitor their own control and may also be asked to review the integrity and use of the tool from the technical perspective. अब यहाँ पर ये कहता है कि हमारे पास ये जो है वो इंक्लूड हो रहे हैं लेवल ऑफ कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट के लिए, आपके पास जो एडिशनल इंडिपेंडेंट क्वालिटी रिव्यूज है ताकि वो इंश्योर कर सकें कंसिस्टेंसी को, इंटेग्रिटी को, मॉनिटरिंग की, और यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं वो यहाँ पर ये यूज करते हैं टूल्स को कि मॉनिटर किस तरीके से यहाँ पर हम कर रहे हैं और किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है हम किस तरीके से पूछ रहे हैं रिव्यू के बारे में, उसकी इंटेग्रिटी के बारे में, और यहाँ पर जो यूज है उस टूल का वो कैसे टेक्निकल पर्सपेक्टिव से हम अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली यूज कर रहे हैं. ये है हमारे पास यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट. उसके बाद यहाँ पर आप देखो ये कोड है ISO 31000 इज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर रिस्क मैनेजमेंट फर्स्ट पब्लिश्ड इन 2009. अब यहाँ पर जो ISO 31010 है ये बेसिकली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है रिस्क मैनेजमेंट के लिए, और ये फर्स्ट यानी कि पहली बार जो है वो पब्लिश किया गया था 2009 में, और 2009 में जो है इसकी पहली पब्लिकेशन जो है वो आई थी मार्केट में. ये है हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट. अब आ गए यहाँ पर कंपैरिजन ऑफ सोसो एंड ISO 31000. अब यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे दोनों स्टैंडर्ड्स को, सोसो को और ISO 31000 को. Emphasis फ्लेक्सिबल एवेल्युएशन स्टैंडर्ड फॉर ERM एवेल्युएशन. सोसो जो है वो में फ्लेक्सिबल एवेल्युएशन स्टैंडर्ड है ERM एवेल्युएशन के लिए, और यहाँ पर जो ISO 31000 है गाइडेंस ऑन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस एंड इट्स इंप्लीमेंटेशन. ये जो है हमें गाइड करता है रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस के बारे में और हमें जो है उसकी इंप्लीमेंटेशन के बारे में. सोसो डिस्क्राइब द व्हाट, ये जो है डिस्क्राइब करता है कि क्या हमें करना क्या है, और ISO 31000 जो है डिस्क्राइब करता है कि हाउ यानी कि कैसे. ये करता है यहाँ पर हमारे पास कि हम किस तरीके से इसको देख सकते हैं. ठीक है, ये हमारे पास दोनों के जो है यहाँ पर छोटे छोटे डिफरेंसेस या फिर छोटे छोटे कंपैरिजन जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए और यहाँ पर हमारे पास हो गए. अब हम आ गए यहाँ पे ISO 31000 provides guidelines and principles to help organization with risk analysis and assessments. अब यहाँ पर जो ISO 31000 है वो प्रोवाइड करता है गाइडलाइंस को, प्रिंसिपल्स को, ताकि वो हेल्प कर सके ऑर्गेनाइजेशन को रिस्क एनालिसिस के अंदर और आपके पास असेसमेंट के अंदर. इट वॉज रिटन टू इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड प्रोवाइड बेटर स्टेक होल्डर्स कॉन्फिडेंस इन द प्रोसेस. इट इज मोस्ट यूज्ड by organization new to risk management and can be applied to a wide range of risk management areas including health and safety and IT.
अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये कहता है कि ये जो है वो रिटर्न किया गया है, इंप्रूव किया गया है आपके पास रिस्क की मैनेजमेंट को, टेक्निक्स को, और यहाँ पर जो हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं उनको हम यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं बेटर स्टेक होल्डर्स के कॉन्फिडेंस को, जो कि उस प्रोसेस के अंदर वो देखकर समझ जाएगा। इट इज मोस्ट यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन न्यू टू रिस्क मैनेजमेंट एंड कैन बी अप्लाइड टू अ वाइड रेंज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एरियाज। अब यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा यूज्ड होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। न्यूली जो है हम यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हो, या फिर आपके पास अप्लाई करें हम किसी वाइड रेंज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एरियाज के अंदर, इंक्लूडिंग आपके पास हेल्थ हो, सेफ्टी हो, या फिर आईटी हो। इट स्पेसिफाइज 3 मेन एरियाज फॉर द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस टू कवर। अब यहाँ पर ये जो है वो स्पेसिफिकली 3 जो मेन एरियाज हैं रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस के, उनको कवर कर रहा है। यहां पर आप देखो रिस्क आर्किटेक्चर, रिस्क स्ट्रेटेजी, रिस्क प्रोटोकॉल्स। सबसे पहले आएंगे रिस्क आर्किटेक्चर, द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कम्युनिकेशन एंड रिस्क रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स। अब यहां पर जो आपके पास रिस्क आर्किटेक्चर है उसके अंदर आपके पास जो रोल्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो कम्युनिकेशन है, और जो रिस्क रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारी चीजें आती है रिस्क आर्किटेक्चर्स के अंदर। उसके बाद रिस्क स्ट्रेटेजी, the strategy, appetite, attitudes and philosophy as defined in the risk management policy। अब यहाँ पर जो आपके पास strategy है, जो appetite है, और जो attitudes हैं, और जो philosophy बेसिकली वो define कर रही है आपके risk management की policy को। This will include the objectives that the risk management arrangements are seeking to achieve। अब यहाँ पर ये जो है वो इंक्लूड कर रहा है हमारे ऑब्जेक्टिव्स को, जिस तरीके से हम यहाँ पर जो है वो रिस्क की मैनेजमेंट कर रहे हैं, रिस्क के अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, और किस तरीके से हम देख रहे हैं उसको अचीव करने के लिए, हम किस तरीके से उसको अचीव कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि हम किस तरीके से उसको अचीव कर सकते हैं। रिस्क प्रोटोकॉल्स, the guidelines specified by the entity including rules and procedures, methodologies, tools and techniques to be applied. They describe the procedures by which the strategy will be implemented and risk managed। अब यहाँ पर जो रिस्क प्रोटोकॉल्स हैं वो यहाँ पर हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि हम किस तरीके से स्पेसिफाइड एंटिटी को, इंक्लूडिंग रूल्स और प्रोसेस, और आपके पास जो मेथडोलॉजीज हैं, जो टूल्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, उनको अप्लाई करते हुए दे डिस्क्राइब द प्रोसीजर बाय विच द स्ट्रेटजी विल बी इंप्लीमेंटेड एंड रिस्क मैनेज। अब यहाँ पर ये जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है आपके पास प्रोसीजर्स को कि हम किस तरीके से स्ट्रेटजी को जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं और रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। The above represent the main communication channel within an entity to ensure consistency of risk management। अब यहाँ पर जो आपके पास ऊपर आपने जो है वो रिप्रेजेंटेशन देखी कम्युनिकेशन चैनल्स की विद इन द एंटिटी टू इंश्योर कंसिस्टेंसी ऑफ रिस्क, यानी कि आपने जो है डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल्स देखे, उसके अंदर क्योंकि आपकी आइडेंटिटी है और वो इंश्योर कर रहे हैं कि वो जो है वो यहाँ पर पक्का कर रहे हैं कि आपकी जो कंसिस्टेंसी है रिस्क मैनेजमेंट की वो यहाँ पर परफेक्टली काम कर रही है। ISO 31000 describe the components of a framework for implementing risk management including the implementation and ongoing support। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो है ISO 31000 ये डिस्क्राइब करता है आपके पास कंपोनेंट्स को, आपके पास यहाँ पर फ्रेमवर्क्स को जो कि इंप्लीमेंट कर रहा है रिस्क मैनेजमेंट को, और आपके पास जो है यहाँ पर इंक्लूडिंग जैसे कि आपके पास है यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन और ऑन गोइंग सपोर्ट, यानी कि आपके पास जो यहाँ पर काम चल रहा है उसके अंदर आपको सपोर्ट करी जा रही है और आपको यहाँ पर गाइड किया जा रहा है। Mandate and commitment conducted by the board to provide the overall control environment। अब यहां पर जो मैंडेट और कमिटमेंट है वो कंडक्ट करता है आपका बोर्ड ताकि प्रोवाइड कर सके ओवरऑल कंट्रोल एनवायरमेंट। डिजाइन ऑफ फ्रेमवर्क डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स कॉन्टेक्स्ट एंड इंक्लूड्स रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी एंड एम्बेडेड रिस्क मैनेजमेंट। अब यहाँ पर जो डिजाइन है फ्रेमवर्क का वो डिपेंड कर रहा है आपके पास आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे, और आपके पास जो है जो कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि जो उसके कॉन्टेक्स्ट है जो इंक्लूड किया गया आपने रिस्क मैनेजमेंट की पॉलिसी को, और जो आपने यहाँ पर रिस्क को एम्बेड किया है, मैनेजमेंट को जो है यहाँ पर एम्बेड किया है। इम्प्लीमेंट रिस्क मैनेजमेंट बोथ फ्रेमवर्क्स एंड रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस। अब यहाँ पर जो आपके पास सारे फ्रेमवर्क्स हैं और जो सारी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस हैं ये क्या करते हैं, ये आपके पास इस चीज के लिए यूज होते हैं। उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट जो कि है हमारे पास मॉनिटर एंड रिव्यू फ्रेमवर्क्स, और आपके पास जो है यहाँ पर इंप्रूव करता है, मॉनिटर करता है, रिव्यू करता है फ्रेमवर्क्स को, और यहाँ पर जो है इंप्रूव करता है फ्रेमवर्क्स को, और जिसके अंदर आपके पास जो है 2 लूप्स पीछे होती हैं और 2 ऊपर होती हैं। ये हमारे पास है यहाँ पर इंप्लीमेंट रिस्क मैनेजमेंट। उसके बाद आता है सर्बेन्स-ऑक्सले। अब यहाँ पर सर्बेन्स-ऑक्सले जो कि एक एक्ट है, और यहाँ पर जो है 2019 जैसे कि हमने पढ़ा था कि 2019 में जो है पब्लिकेशन हुई थी हमारे पास पहले सोसो की, उसके अंदर जो है हमारे पास ये देखने को मिला था। यहाँ पर आप देखो सर्बेन्स-ऑक्सले इज नॉट एक्चुअली अ फ्रेमवर्क इन इट्स ओन राइट। अब यहाँ पर जो सर्बेन्स-ऑक्सले है वो कोई जो है फ्रेमवर्क नहीं है, उसके अपने हाथ में
बल्कि इट इज यूजुअली यूज्ड अलोंगसाइड सोसो एंड ऑफ्टन कोविड 5। लेकिन ये जो है अलोंग साइड यानी कि अपने बराबर में यूज करता है सोसो को, या फिर अपने साथ यूज करता है सोसो को, और यहां पर जो है अपने साथ यूज करता है कोविड 5 को। ये दोनों फ्रेमवर्क्स हैं। उसके बाद इट हैज हाउ एवर बीन अ ग्रेट सोर्स ऑफ वर्क फॉर इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट सिंस 2002 एंड सो यू शुड नो समथिंग अबाउट इट। अब यहाँ पर जो है ये जो है बेसिकली ये क्या करता है, ये आपके पास ग्रेट सोर्स ऑफ वर्क है इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट के लिए, जो कि आपके पास यहाँ पर स्पेशलिस्ट हैं, जो कि सिंस 2002 से लेके आपके पास अभी तक जो है यहाँ पर समझ रहे हैं कि यू शुड नो समथिंग अबाउट इट, यानी कि अभी तक जो है आप यहाँ पर जानते हो उनके बारे में कुछ। ये है सर्बेंस ऑक्सले। अब हम आ गए यहाँ पे, इट रिलेट्स टू द सर्बेंस ऑक्सले एक्ट 2002 which enforced the establishment of controls, management, reporting and independent audit for the financial reporting of any US publicly traded company, including in effect their subsidiaries even if based आउटसाइड द यूएस। अब यहाँ पर जो है वो रिलेट करता है सर्बेंस ऑक्सले एक्ट 2002 से, और ये इन्फोर्स करता है एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल्स की, मैनेजमेंट की, रिपोर्टिंग की, और यहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑडिट की, जो कि फाइनेंशियल जो रिपोर्टिंग है वो यहाँ पर हो सके पब्लिकली यूएस के अंदर, यहाँ पर ट्रेडिंग जो कंपनीज है बेसिकली वो यहाँ पर इंक्लूड करें उस अफेक्ट को जो कि सब्सिडीज आपके पास जो है वो दे रहे हैं, और यहाँ पर इवन आपके पास बेस्ड होती हैं आउटसाइड द यूएस, यानी कि आउटसाइड द यूएस भी आपको देखने को मिलेगी। ये पॉइंट्स हैं, इनको डिस्कस करते हैं। यूएस लिस्टेड कंपनीज इंक्लूडिंग नॉन यूएस बेस्ड ऑपरेशंस एंड सब्सिडीज बट नॉट कंपनीज ओनली लिस्टेड ऑन अदर स्टॉक एक्सचेंज लंदन। अब यहाँ पर ये जो लिस्टेड कंपनीज हैं इंक्लूडिंग आपके पास नॉन यूएस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, और आपके पास जो सब डेरीज है, और वो कंपनीज जो कि यहाँ पर लिस्टेड नहीं है उस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास यहाँ पर लंदन है, ओनली कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नॉट अदर फाइनेंशियल कंट्रोल्स और ऑपरेशनल कंट्रोल्स। अब यहाँ पर जो आपके पास कंट्रोल्स हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ पर और कंट्रोल्स हैं, ओवरऑल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो, या फिर ओवरऑल आपके पास यहाँ पर जो अदर फाइनेंशियल कंट्रोल्स हैं, ऑपरेशनल कंट्रोल्स हैं वो हो। Usually, when SOX is referred to, it is in connection with section 404 which refers to financial reporting। अब यहाँ पर हमारे पास यूजुअली जो SOX है बेसिकली वो यहाँ पर रेफर्ड करता है उस कनेक्शन को जो कि सेक्शन 404, यानी कि आपके पास कोई भी इनवैलिड सेक्शन है उसके अंदर यहाँ पर ये नहीं आता, which refers to financial reporting। ये जो है वो रेफर करता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को। The act came about following high level accounting failures such as Enron। A way was required to re-establish trust in the फाइनेंशियल मार्केट्स एंड जनरल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब यहाँ पर जो एक्ट है जो कि हमारे सामने निकल के आया है, और वो हाई लेवल अकाउंटिंग फेलियर्स के अंदर, जैसा कि आपके पास यहाँ पर एनरॉन है, ये जो है ये तरीका है जो कि हम रिक्वायर्ड कर सकें, यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड हो कि हम किस तरीके से री एस्टेब्लिश कर सकें भरोसे को हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स पे, और हमारी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है जनरल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उसके अंदर। ये हो गया हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट। अब आ गए हम यहाँ पे, just after SOX was introduced, it was thought there would be a number of similar initiatives in other areas। अब जैसे यहाँ पर जैसे SOX जो है वो इंट्रोड्यूस्ड हुआ, उसके इंट्रोड्यूस्ड होने के बाद में आपके पास बहुत सारे थॉट्स जो है वो यहाँ पर आए, जिसमें नंबर ऑफ सिमिलर इनिशिएटिव्स थे अदर एरियाज से, जिसके अंदर आपके पास कुछ अफवाहें भी थी, जैसे कि आप देख रहे हो ह्यूमर्स ऑफ एसॉक्स यूरोपियन एंड पी सॉक्स पब्लिक सेक्टर। अब यहाँ पर जो इसके खिलाफ जो आपके पास इसके अफवाहें थी, जैसे कि आपके पास ई सॉक्स था यूरोपियन और पी सॉक्स था पब्लिक सेक्टर, ये थे हमारे पास कॉमन। जापान फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सचेंज लॉ, यहाँ पर जो आपके पास जापान के जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सचेंज लॉज थे उसके अंदर आपके पास रिक्वायर्ड थी मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और इंटरनली आप जो है ऑडिटर्स हो या फिर आपके पास जो प्रोवाइड कर रहे हो आप जो ओपिनियन, वो यहाँ पर असेसमेंट के अंदर थी। This is commonly referred to as JSOX and is applicable to all publicly registered companies on Japanese stock exchange. It is broadly similar to the SOX requirement described above, and the information risk management approach is still applicable। अब यहाँ पर ये कॉमनली जो है वो रेफर किया गया था जेसॉक्स से, और यहाँ पर ये एप्लीकेबल था हर एक पब्लिकली रजिस्टर्ड कंपनीज के अंदर, जैसे कि आपके पास यहाँ पर जापानीज स्टॉक एक्सचेंज था। इसके अलावा ब्रॉडली जो है सिमिलर था ये सॉक्स की रिक्वायरमेंट के भी, ये सॉक्स से भी रिक्वायरमेंट हो सकती थी, और यहाँ पर हमारे पास जो डिस्क्राइब था वो हमने यहाँ पर ऊपर किया था, और यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच थी वो भी स्टिल एप्लीकेबल थी इसके ऊपर, ये भी जो है मजीद चल रही थी। ओके तो ये हो गए हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट
इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के, और हमने यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस किया, और सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि एज अ बिगनर आपको यहाँ पर जानने थे वो यहाँ पर मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो आई होप कि ये जो ट्यूटोरियल है वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आप इसको पूरा देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और आप जो है इससे बहुत कुछ सीख जाओगे, समझोगे, और आई होप कि आप लोगों को ये ट्यूटोरियल जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आएगा। तो इसी बात के साथ मेरा ये ट्यूटोरियल मैं कर लेता हूँ एंड, बाकी जो है वो सीखेंगे आगे आने वाले टॉप कोर्सेज में। तो तब तक के लिए गुड बाय।